नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे बंगालिस्तान के बारे में। जी हाँ, ये जो देश जो कभी पहले बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, अब इसने पाकिस्तान बनने की जो राह है वो यहाँ पर पकड़ लिया है और अब ये धीरे धीरे बंगालिस्तान बनने की ओर मूव कर रहा है। दरअसल भारत के साथ जो इसके टसल चल रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से निष्कासित की गई है, उसके बाद से जिस तरह के मूव लगातार बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ ले रहा है, उन सब से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह धरातल पे आ गए हैं। और अब तो बांग्लादेश एक स्टेप और ऊपर जाते हुए उसने अपने कुछ ऐसे वेपन्स को भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है जिससे भारत बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया है। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है और ये पाकिस्तान और चाइना से भी ज़्यादा लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है। तो बांग्लादेश के अगर कोई पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश का प्योरली, तो वो भारत है। उसके अलावा थोड़ा सा बॉर्डर इसका म्यांमार के साथ भी लगता है, बट मेजॉरिटी जो एरिया है बॉर्डर का वो भारत के साथ है। और ज़्यादातर जो बॉर्डर का एरिया भारत के साथ लगता भी है वो एरिया भी बहुत ज़्यादा पोरस है। और बांग्लादेश से हम पूरे जो बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर पूरी तरह सर्विलेंस भारत के साथ भी नहीं है। कुछ कुछ जगह पे तो बॉर्डर की जो फेंसिंग है, जो डिमार्केशन है, वो भी प्रॉपर नहीं की गई है। तो दोनों तरफ से आना जाना जो है बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर की तरफ लोगों का है वो लगातार होता रहता है। इसीलिए बांग्लादेश से इतने लार्ज अमाउंट में जो माइग्रेंट्स भारत में आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि बॉर्डर को पूरी तरह यहाँ पर फेंसिंग नहीं की गई और सिक्योर नहीं किया गया है। और अब इस बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश की आर्मी ने एक तो सर्विलेंस बढ़ा दिया है, वहाँ पर लगातार जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो निगरानी कर रही हैं क्योंकि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अब एक तरह से दो हाथ करने के लिए यहाँ तैयार है। और अब उन्होंने अपना रिसेंटली कुछ समय पहले लिया हुआ एक ड्रोन जिसका नाम TB2 है, जो कि ब्रायक्तर कंपनी का ड्रोन है, जो कि तुर्की की कंपनी है। और ये वही कंपनी है जो कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के दामाद सेल्यूकस की कंपनी है, वही ये कंपनी है। तो इस ड्रोन को अब भारत के बॉर्डर पर तो बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो टेंशन अभी तक दोनों देशों के बीच में बयानबाजियों से या फिर हिंदुओं के ऊपर होते हुए अत्याचार में ही सीमित थी, अब वो जो टेंशन है वो वेपन्स तक भी आ चुकी है। यानी कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अब हथियारों का भी जो इस्तेमाल है उसकी यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश ने इन ड्रोन्स को यहाँ पर क्यों डिप्लॉय किया है ये तो बहुत खुल करके नहीं बताया गया, बट मेनली माना जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए हैं वो ISR कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए किए गए हैं। ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस कैपेबिलिटीज, जो कि बांग्लादेश की आर्मी भारत के बॉर्डर पर अचीव करना चाहती है। अब ये कौन सी इंटेलिजेंस गैदर करना चाहते हैं, कौन से रिकॉन्सेंस मिशन भारत के खिलाफ लॉन्च करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आज से पहले भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस तरह के किसी भी वेपन को इस्तेमाल नहीं किया गया, और अगर आज ये वेपन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि किस तरह दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा कड़वाहट से अब भर चुके हैं। अगर बात करें TB2 ड्रोन की, तो TB2 ड्रोन तुर्की का एक मेल कैटेगरी का ड्रोन है और इस समय दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर मेल का मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन से है। तो ये जो ड्रोन है काफी ज्यादा सस्ता और काफी ज्यादा कैपेबल है और पिछले कुछ सालों में हुई काफी सारी वॉर्स में इस ड्रोन की वजह से बहुत लार्ज इंपैक्ट देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे नारगोन काराबख्श की जो वॉर थी, जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुई थी, उस वॉर के अंदर आर्मेनिया की फोर्स काफी ज्यादा बड़ी थी और अजरबैजान की जो फोर्स थी वो काफी छोटी थी। और अजरबैजान ने इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से आर्मेनिया की फोर्स को न सिर्फ यहाँ पर इस वॉर को हराया बल्कि आर्मेनिया को एक बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर डैमेज भी किया। बताया जाता है कि 185 टैंक्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए, 45 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 44 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 147 टोड आर्टिलरी गन, 19 सेल्फ प्रोपेल्डेड आर्टिलरी और 72 मल्टी बैरल रॉकेट इंक्लूडिंग 12 रेडार्स भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए। तो इतना बड़ा डैमेज यहाँ पर आर्मेनिया जैसे देश को एक छोटे से देश अजरबैजान ने यहाँ पर पहुंचाया है और सिर्फ इस ड्रोन की मदद से। इसके अलावा यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर भी इस ड्रोन को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में यूज किया गया यूक्रेन की तरफ से, और यूक्रेन ने यहाँ पर रशिया का एक बहुत लार्ज फ्लैगशिप शिप भी उसको डुबाने में इस ड्रोन का बहुत बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था। तो कह सकते हैं कि शुरुआत के समय में यानी कि यूक्रेन के जब इन्वेजन रशिया ने किया था तो रशिया को बहुत लार्ज स्केल पर इस ड्रोन ने बहुत ज्यादा यहाँ पर डैमेज पहुंचाया था। रशियन टैंक्स को यहाँ पर इस ड्रोन की वजह से स्पेशली बहुत ज्यादा
ज़्यादा खतरा था। और T-72 कोप केजिस के साथ भी इस ड्रोन की वजह से ही नज़र आने शुरू हो गए थे बाद के समय में, जो कि कुछ हद तक ऊपर की तरफ से यानी कि टैंक का जो अपर साइड है उससे यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था कॉप केज। तो कॉप केज के साथ ये टैंक्स नज़र आ रहे थे वो मेनली बिकॉज ऑफ TB2 ड्रोन्स की वजह से ही थे। अगर बात करें इस ड्रोन की कैपेबिलिटीज की, तो ये ड्रोन 750 किलोग्राम वजनी ड्रोन है और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 12 मीटर है और उसका जो विंग स्पैन है वो लगभग 6.5 मीटर का है। तो ये काफी छोटा ड्रोन है। इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम की है, जिसमें ये 4 हार्ड पॉइंट्स के साथ छोटे छोटे वेपन्स यहां पर लेकर के जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो लगभग 27 आवर्स की बताई जाती है, हालांकि जो इसकी ऑपरेशनल एंड्योरेंस है वो 24 आवर्स की है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज तक ये मूव कर सकता है। इन सब के अलावा ये 25,000 फीट की ऑल्टीट्यूड तक भी जो है मूव कर सकता है। इन सब के अलावा इसके अंदर एक इंजन लगाया गया है जिसमें 300 लीटर पेट्रोल को डाला जा सकता है और यहाँ पर जो फ्यूल यूज किया जाता है, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पर मैंने पेट्रोल का नाम लिया, बट यहाँ पर जो फ्यूल यूज किया जा रहा है वो गैसोलीन है। तो 300 लीटर गैसोलीन के साथ इस ड्रोन को फ्लाई किया जा सकता है और ग्राउंड पर इसमें सिर्फ 3 मेंबर्स होते हैं जो कि इस पूरे ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्टैंडर्ड पेलोड्स हैं उसके अंदर काफी सारे सेंसर्स आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा मॉड्यूल आता है या फिर इंफ्रारेड कैमरा मॉड्यूल्स आ जाता है। इसके अलावा लेजर डेजिग्नेटर आता है और लेजर रेंज फाइंडर आते हैं। तो इस तरह के जो यहाँ पर सर्विलेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट और सर्विलेंस से रिलेटेड यहाँ पर सेंसर्स हैं वो इस ड्रोन के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो मेनली तो इस ड्रोन का जो काम है वो सर्विलेंस का, रिकॉन्सेंस का, इस तरह के काम है, बट जो इसको यूज किया गया है काफी सारी वॉर्स में, इसको वहां पर अटैक के लिए भी यूज किया जा रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे काफी सारे वेपन्स को लेकर के जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये ड्रोन काफी ज्यादा सस्ता है, इसी वजह से बहुत सारे देश इसको एक्सपेंडेबल एसेट की तरह भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि किसी टारगेट को हिट करने के लिए एक मिसाइल को लॉन्च करने की बजाय इसको लॉन्च करना ज्यादा सस्ता है और मिसाइल के कंपैरिजन में ये ज्यादा प्रिसाइज एंड ज्यादा लीथल है। तो किसी 300 किलोमीटर की रेंज में अगर आप किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं तो इस ड्रोन को वहां पर भेजना ज्यादा यहाँ पर सही डिसीजन होगा, कॉस्ट वाइज भी और प्रिसीशन वाइज भी। तो ये ड्रोन एक तरह से एक्सपेंडेबल एसेट की तरह भी यहाँ पर आजकल यूज किया जा रहा है। अब अगर बात करें कि इस ड्रोन का जो इंपैक्ट है भारत के ऊपर वो किस तरह यहाँ पर पड़ने जा रहा है, तो देखिए भारत का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पर अभी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने वहां पर मैक्स टू मैक्स 6 ड्रोन ही वहां पर डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने 12 ड्रोन का तुर्की के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें उसको एज ऑफ नाउ 6 ही ड्रोन मिले हैं। तो यहाँ पर कितने ड्रोन वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्योंकि ये बांग्लादेश की 67th आर्मी डिवीजन इसको ऑपरेट करती है, तो इतना बड़ा बॉर्डर है तो कितने बड़े एरिया में ये सर्विलेंस करेगा और ज्यादातर जो बॉर्डर है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये जो ड्रोन है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और ये लिमिटेशंस खुल करके आई थी रशिया यूक्रेन वॉर के सेकंड फेज में, यानी कि जब रशिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने एडवांस रोक करके अपने डिफेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया था, तो उस समय रशिया ने यहां पर 130 से ज्यादा इस तरह के ड्रोन्स को मार गिराया था अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। तो वहां पर इस बात की जो बहुत हद तक इसकी जो कलाई थी इस ड्रोन की वो वहां पर खुल करके आ गई कि किसी एक ऐसे एरिया में जहां पर हैविली एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड हो वहां पर ये ड्रोन कुछ नहीं कर पाता, वहां पर ये ड्रोन इजीली टारगेट बन सकता है। और इसी वजह से रशिया ने इतने सारे ड्रोन्स को वहां पर मार गिराया और बाद में यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। तो शुरुआत में मिली जो यहां पर बढ़त थी वो पूरी तरह गवाते हुए आज के दिन में ये जो ड्रोन है वो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन सब के अलावा हालांकि ये एक ऑप्शन है कि वहां भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर डिप्लॉय करे, बट एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर भी वहां जो मिसाइल यूज होगी वो इस ड्रोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगी है। तो ये एक चीज है यहां पर कि भारत को अगर कॉस्ट वाइज देखना है तो इस ड्रोन के कार्ट के रूप में यहां पर भारत के पास लेजर जो वेपन्स है उनकी यहां पर अवेलेबिलिटी है। तो भारत के पास जो काली सिस्टम है जो कि हालांकि अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है पूरी तरह, तो उस सिस्टम को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। और काली का जो छोटा वेरिएंट है वो हम ऑलरेडी यूज करते हैं हर साल एंटी ड्रोन सिस्टम के फॉर्म में, जो कि हमारे दिल्ली में जब हम 26 जनवरी की परेड यहां पर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस समय हम यहां पर इस सिस्टम को यूज करते हैं, ड्रोन सिस्टम को, जो कि लेजर वेपन पर बेस्ड है। इसके साथ साथ रिसेंटली भारत ने एक इंडिजिनियसली लेवल पर बेस्ड एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी यहां पर अडॉप्ट किया है और ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम है जिसको IDDNIS बोला जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। तो इस सिस्टम के थ्रू 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन जो अगर कोई भी UAV या फिर कोई
भी ऐसा एरियल ऑब्जेक्ट आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भारत को प्रदान करता है। तो इस तरह से भारत के पास एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर है जो कि लेजर बेस्ड है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी भारत को पड़ने वाला है। तो इस सिस्टम के डिप्लॉय होने के बाद 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में भारत अपने जो भी वहाँ पर ड्रोन्स आते हैं उनको यहाँ पर टारगेट कर सकता है। और वैसे TB2 ड्रोन के लिए भारत के पास ऑलरेडी इस तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि TB2 ड्रोन पहली बार ही भारत के ऊपर बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं हुआ है, हमारे वेस्टर्न सेक्टर पर यानी पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो पाकिस्तान ने इस ड्रोन को बांग्लादेश से पहले एक्वायर्ड किया था और उसकी कुछ यूनिट्स को वहाँ स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर यहाँ पर डिप्लॉय भी किया हुआ है। तो इस ड्रोन की कार्ड भारत के पास है। इस ड्रोन से भारत को उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट यहाँ पर टेंशन जो है बांग्लादेश के इन बिहेवियरल मूव से है, इन इस तरह के उकसावे वाली जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनसे है कि भारत के पड़ोस में एक और देश यहाँ पर भारत का दुश्मन बनता जा रहा है। क्योंकि भारत की एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना और अब भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री भी भारत का अगर दुश्मन बन जाएगी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। हमारा जो स्पेशली चिकन नेक का एरिया है उस वहां पर अगर ये ड्रोन डिप्लॉय होता है तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी खतरे की बात है। और यही एक चीज़ है जो कि भारत को परेशान कर रही है, क्योंकि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होगी वो पाकिस्तान तक या चाइना तक नहीं जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। और चिकन नेक वो एरिया है जो कि भारत का एक तरह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसकी बहुत एक कमज़ोर नब्ज है, जिसके ऊपर बांग्लादेश अगर इस तरह के ड्रोन्स को वहाँ पर डिप्लॉय करता है तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अब भारत यहाँ पर इस चीज़ को टैकल करने के लिए आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है ये तो देखने वाली बात होगी। बट आज के दिन में बांग्लादेश ने इस ड्रोन को यहाँ डिप्लॉय करके जो रीजन है यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में एक नई राइवलरी को यहां पर जन्म दिया है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। अब आज इस सेशन को हम यही एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।